विद्यार्थियों, आज हम लेखा शास्त्र में साझेदार के अवकाश ग्रहण अध्याय के अंतर्गत त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर को जानेंगे। तो पहला अंतर का आधार है इसका अर्थ। तो पहले अंतर में हम दोनों के अर्थ को जानेंगे। त्याग अनुपात अर्थात जिस अनुपात में पुराने साझेदार अपने लाभ प्राप्त करने के अधिकार को नए साझेदार के लिए छोड़ते हैं, उसे त्याग अनुपात कहा जाता है। अर्थात जब फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो वह भी भविष्य के लाभ में हिस्सा पाने का अधिकारी बन जाता है, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव पुराने साझेदारों के लाभ पर पड़ता है। तो यहाँ यह कहा जा सकता है कि पुराने साझेदार अपने लाभ का हिस्सा जो नए साझेदार को देते हैं, तो उसे ही उनका त्याग कहा जाता है। तो इसी अनुपात को त्याग अनुपात कहा जाता है। लाभ प्राप्ति अनुपात से आशय जिस अनुपात में शेष साझेदारों द्वारा अवकाश ग्रहण या मृत साझेदार के लाभ प्राप्त करने के अधिकार को ग्रहण किया जाता है, उसे लाभ प्राप्ति अनुपात कहा जाता है। अर्थात जब साझेदारी फर्म से कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है या उसकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसी स्थिति में जब साझेदारों की संख्या में कमी आ जाती है, तो बचे हुए साझेदारों को साझेदारी फर्म छोड़ने वाले साझेदार का लाभ का हिस्सा मिलने लगता है। तो ऐसी स्थिति में शेष साझेदारों के लाभ में वृद्धि होती है। तो लाभ के हिस्से में होने वाली यही वृद्धि लाभ प्राप्ति अनुपात के नाम से जानी जाती है। दूसरा अंतर का आधार है अनुपात ज्ञात करने का समय। तो त्याग अनुपात की बात की जाए तो किसी नए साझेदार के फर्म में प्रवेश होने पर इस अनुपात को ज्ञात किया जाता है। अर्थात जब साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस स्थिति में त्याग अनुपात की गणना की जाती है। और लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना जब साझेदारी फर्म में कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा होता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। सूत्र की बात की जाए तो त्याग अनुपात का सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, और लाभ प्राप्ति अनुपात का सूत्र होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। चौथा अंतर का आधार है उद्देश्य। तो त्याग अनुपात का उद्देश्य है कि त्याग अनुपात को ज्ञात करने का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि नया साझेदार स्वयं को फर्म की ख्याति में मिलने वाले हिस्से की क्षतिपूर्ति पुराने साझेदारों को किस अनुपात में करेगा। देखिए, जब साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो अपने साथ वो दो तरह की रकम लेकर आता है। एक पूंजी लेकर आता है और दूसरी ख्याति लेकर आता है। व्यापार की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी लेकर आता है और ख्याति में और लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ख्याति लेकर आता है। तो लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ख्याति की रकम लेकर आता है और दूसरी तरफ से जो उसको लाभ मिलता है उसका सीधा सीधा प्रभाव पुराने साझेदारों के लाभ पर पड़ता है। अर्थात पुराने साझेदारों के लाभ में कमी आ जाती है, तो इस कमी की भरपाई के लिए वह ख्याति की रकम लेकर आता है। तो कहा जा सकता है कि त्याग अनुपात की गणना करने का प्रमुख उद्देश्य है कि नया साझेदार स्वयं को फर्म की ख्याति में मिलने वाले हिस्से की क्षतिपूर्ति पुराने साझेदारों में किस अनुपात में करेगा, इसका निर्धारण करने के लिए त्याग अनुपात की गणना की जाती है। लाभ प्राप्ति अनुपात, इस अनुपात को ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि अवकाश या मृत साझेदार के हिस्से की ख्याति की राशि का भुगतान शेष साझेदार किस अनुपात में करेंगे। अर्थात जब कोई साझेदार फर्म से अलग हो रहा है या किसी साझेदार की मृत्यु हो रही है तो उसको उसकी ख्याति की रकम भी दी जाती है। अर्थात शेष बचे हुए साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसकी ख्याति की रकम चुकाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दूसरी तरफ से शेष साझेदारों को बेनिफिट ये होता है कि उनके लाभ का हिस्सा बढ़ जाता है। जब संख्या कम हो जाएगी तो लाभ का हिस्सा बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है कि कौन कौन साझेदार यानी कि बचे हुए साझेदार बचे हुए साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को दी जाने वाली ख्याति की रकम में कितना कितना हिस्सा देंगे। अगला अंतर का आधार है प्रभाव। तो त्याग अनुपात के फलस्वरूप पुराने साझेदारों के लाभ के भाग में कमी आ जाती है, और लाभ प्राप्ति अनुपात की स्थिति में
साझेदारों के लाभ के भाग में वृद्धि हो जाती है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है त्याग अनुपात, अर्थात त्याग को बताने वाला अनुपात, यानी कि यहाँ पर लाभ में सीधी सीधी बात है कि कमी हो रही है, और लाभ प्राप्ति में यानी कि प्राप्ति अर्थात वृद्धि हो रही है। तो यह लाभ में होने वाली कमी को बताता है त्याग अनुपात, और लाभ प्राप्ति अनुपात लाभ में होने वाली वृद्धि को बताता है। ख्याति का समायोजन, नए साझेदार के हिस्से की ख्याति की राशि को त्याग अनुपात में बांटकर पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में धनी कर दिया जाता है, अर्थात क्रेडिट कर दिया जाता है, तथा कुल राशि से नए साझेदार का पूंजी खाता ऋणी कर दिया जाता है, अर्थात डेबिट कर दिया जाता है। यानी कि नया साझेदार जो भी ख्याति की रकम लेकर आता है, उस ख्याति की रकम को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अर्थात क्रेडिट कर दिया जाता है। और लाभ प्राप्ति अनुपात की दशा में ख्याति का समायोजन, अवकाश ग्रहण या मृत साझेदार के हिस्से की ख्याति की राशि को लाभ प्राप्ति अनुपात में बांटकर शेष साझेदारों के पूंजी खातों में ऋणी कर दिया जाता है। देखिएगा वहाँ पर क्रेडिट किया जा रहा था और यहाँ पर डेबिट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर शेष साझेदार चुका रहे हैं ख्याति की रकम मृत साझेदार या अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को के हिस्से में चुका रहे हैं, पेड कर रहे हैं, इसलिए डेबिट कर रहे हैं। जबकि वहाँ पर उन्हें ख्याति की रकम मिल रही है, जो नया साझेदार ख्याति लेकर आ रहा है वो उनको मिल रही है, इसलिए त्याग अनुपात की कंडीशन में क्रेडिट किया जाता है और लाभ प्राप्ति अनुपात की कंडीशन में डेबिट किया जाता है। जो जैसा कि यहाँ कहा गया कि अवकाश प्राप्त या मृत साझेदार के हिस्से की ख्याति की राशि को लाभ प्राप्ति अनुपात में बांटकर शेष साझेदारों के पूंजी खाते में ऋणी कर दिया जाता है, अर्थात डेबिट कर दिया जाता है, तथा कुल राशि से अवकाश प्राप्त या मृत साझेदार की पूंजी खाता धनी कर दिया जाता है।